हेलो एंड वेलकम टू सौरभ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले चैप्टर 3 में आपने पढ़ा कि जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो जिसपे आपने पढ़ा कि एटम का स्ट्रक्चर जो होता है कैसा होता है, नहीं एटम के बारे में आपने पढ़ा। तो आपने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, है ना। तो डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम जो होता है किसी भी मैटर का सबसे छोटा हिस्सा होता है और ये जो होता है ये इन डिविजिबल होता है। पर बाद में 19th सेंचुरी में ये खोजा गया कि एक साइंटिस्ट जे थॉमसन ने यह कहा कि एटम के अंदर चार्जेस होंगे, ठीक है। तो चार्जेस क्या क्या होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। आपने देखा होगा कि जब हम लोग कॉम्ब जो है कंघी को बालों में लगाते हैं तो उसके बाद वो किसी पेपर को अट्रैक्ट करता है। तो ये होता है कि अगर ये कंघी है तो इस पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और ये जो भी पेपर है उसके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनता है और इसके ऑपोजिट साइड में नेगेटिव चार्ज बनता है। इसीलिए पेपर ये कॉम्ब की तरफ खींचा चला आता है। तो डाल्टन्स का जो थ्योरी है वो तो गलत हो गया, क्योंकि एटम इनडिविजिबल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया, फिर प्रोटॉन का खोज किया गया, तो एटम डिविजिबल तो हो गया। तो अब हम लोग पढ़ने वाले कि जे थॉमसन जो है उनके एटॉमिक मॉडल के बारे में, ओके। तो क्या कहा गया कि थॉमसन्स मॉडल्स ऑफ एटम। देखिए थॉमसन जो अपने एटम का मॉडल में कहा, उसने ये कहा कि ये एक स्फीयर है, ये एक एटम है, ये जो है ये पॉजिटिव स्फीयर है और इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो इम्बेडेड किया गया है। इस टाइप का कुछ है, इम्बेडेड मतलब उसमें अलग से है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो आप इसे ऐसे समझे कि जैसे कोई एक वाटरमेलन हो गया, तो उसमें जो बीज होता है वो इलेक्ट्रॉन हो गया और बाकी जो लाल हिस्सा होता है वो पॉजिटिव हिस्सा हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से समझाया। तो पहला जो बात थॉमसन ने अपने मॉडल में ये कहा कि an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it। क्या क्या कि an atoms consist of a positively charged sphere and the electrons are embedded on it, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर तो ये हो गया उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से दिखाते हैं, ई माइनस से हम इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं और वो उसके अंदर इम्बेडेड है, ठीक है। तो इसके बाद ये बात आता है कि दूसरा बात इसने क्या क्या कहा कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, द नेगेटिव एंड positive charges are equal in magnitude.
और so the atom is a whole is electrically neutral. So the atom in whole इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब आप ये समझे कि जो नेगेटिव चार्ज हुआ इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज हुआ वो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा और इसलिए पूरा होल एटम जो वो न्यूट्रल रहेगा, प्लस माइनस आपस में मिलके न्यूट्रल रहेगा। पर ये भी गलत हुआ क्योंकि इसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम। ये भी एटम के बारे में कुछ क्लियरली पूरा डिटेल से नहीं समझा पाए, ठीक है, इसमें बहुत सारे कमियां थी। तो उसके बाद अगला जो मॉडल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला मॉडल जो है वो है रदरफोर्ड्स मॉडल्स ऑफ एटम। ओके, तो रदरफोर्ड अपने मॉडल में कैसे और क्या क्या कहे। सबसे पहले वो ये जानना चाहते थे कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन एटम। तो इसके पहले जो हम लोग ने पढ़ा थॉमसन मॉडल्स ऑफ एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में कुछ खास कहा नहीं गया। तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से उस एटम में अरेंज रहेगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक अल्फा पार्टिकल होगा, ठीक है, जो बहुत ही फास्ट मूव करेगा और उसको हम लोग स्ट्राइक करवाएंगे एक गोल्ड फॉइल। फॉइल मतलब समझिए सोने का एक बहुत ही पतला सा पट्टी समझे। और गोल्ड ही क्यों? क्योंकि गोल्ड का सबसे पतला जो पत्ती होगा वो 1000 एटम्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल जो है वो थिन लेयर होगा, बहुत ही पतला लेयर। कैसा होगा? और क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल को इससे स्ट्राइक करवाएंगे, इससे टकरा के बाहर निकलेगा, ठीक है। आप कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे समझे, ये एटम्स है, ओके। तो उसके बाद क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल जो उसका चार्ज जो होगा वो हीलियम आयन के, इसका जो चार्ज होगा वो हीलियम आयन के 4u, एटॉमिक मास को हम लोग u से दिखाते हैं, तो 4u इसका मास होगा, ठीक है। तो 4u मास जो है ये जो है प्रोटॉन से तो बहुत बड़ा हो गया है कि नहीं। तो उनका ये मानना था कि ये ज्यादा ये स्कैटर नहीं करेगा। स्कैटर मतलब होता है कि अपने रास्ते से ज्यादा दूर अलग नहीं जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये डबल चार्ज, क्या ये डबल चार्ज हीलियम आयन से स्ट्राइक करवाया गया। तो क्या पाया गया अब उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सभी को आप एटम समझे, ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल इस पे स्ट्राइक किया तो कोई सीधा निकल गया, कोई टकरा के ऐसे चला गया कोई नीचे चला गया, कोई टकरा के वापस आ गया, कोई ऊपर गया, कोई नीचे गया। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या चीजें कंक्लूड किया गया उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जब स्ट्राइक किया तो उससे ये हुआ कि अधिकतर जो है अल्फा पार्टिकल बिना कुछ डाइवर्ट हुए वो सीधा इस फॉइल से होते हुए बाहर निकल गए। कुछ जो थे वो टकरा के पीछे आ गए या किसी एंगल के साथ मुड़ गए। तो इससे ये हुआ कि उन्होंने क्या नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड ए एटम इज एम्प्टी।
तो पहला बात यह है कि अधिकतर हिस्सा क्या होगा, खाली है। पहला बात तो ये नोटिस हुआ। फिर यह है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। तो बहुत सारा जो है डिफ्लेक्ट हुए बिना बाहर निकल गया। तो हमने क्या समझा कि एटम के अंदर अधिकतर हिस्सा जो है वो क्या है, खाली है ना। और सेकेंड पॉइंट ये है कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। यानी हम लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस होगा, इसका जो अंदर का जो हिस्सा होगा वो बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि बहुत ही कम जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ, बहुत ज्यादा जो है ऐसे ही बाहर निकल गया। तो यानी एटम के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होगा और उसका न्यूक्लियस जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा। तो ये सब बातें हम लोगों ने जाना। पाथ इंडिकेट्स द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। तो बीच का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। अ वेरी फ्यू स्मॉल ऑफ ए अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। बहुत ही कम ऐसे थे जो 180 डिग्री पे रिटर्न हुआ। ठीक है। और पॉजिटिवली चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसर्न इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। तो एटम इसका किसी एटम का जो रेडियस होगा उससे आखिर ये इसका न्यूक्लियस कितना छोटा है, ये इससे कम से कम 10 टू द पावर 5 टाइम्स जो है उतना छोटा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बोलने का मतलब ये है कि उस एटम का जो मास है, मास क्या हुआ कि एटम का जो मास होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो ये होता है मास नंबर, आप समझे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बताया। तो ये सारे बातें बताने के बाद इसको मिटा है। उसके बाद क्या कहा, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसके पहले जो हम लोग ने पढ़ा था उसमें न्यूक्लियर ऐसा कोई बात नहीं किया गया था, उसमें तो बस इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड था, है ना। पर अब जो कंसेप्ट है वो न्यूक्लियस के बारे में है, क्योंकि अब आगे हम लोग यहाँ देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। क्या है कि पहला बात यह है कि देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है। नियरली ऑल द मास ऑफ ए एटम डिसाइड इन द न्यूक्लियस। एटम का जितना भी मास होगा उसके न्यूक्लियस में ही होगा। ठीक है। दूसरा बात यह कहा कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। अब जो एटम जो भी होंगे वो इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ पे ही क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो ये भी बात आप जान ले कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक अपना एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है। तो ये सारी बातें रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया। उसके बाद इसने ये कहा कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियर इज वेरी स्मॉल। तो ये न्यूक्लियस का जो साइज होगा ये क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। ये भी बात कहा। एज कंपेयर द साइज ऑफ द एटम। एटम का जो साइज होगा और न्यूक्लियस का जो साइज होगा इसके बीच में बहुत बड़ा गैप रहेगा। तो आखिर इसमें भी क्या कमी रह गया, तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो एक बात आप इसमें देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा चारों ओर गोल गोल। ठीक है। तो इससे ये होगा कि एनर्जी रिलीज होगा, है कि नहीं। जो एनर्जी रेडिएट करेगा तो क्या वो स्टेबल होगा कि क्या वो अनस्टेबल होगा। तो वो जो सर्कुलर पाथ पे जो गोल गोल रिवॉल्व करेगा, अब वो अनस्टेबल एटम होगा तो उसका एक्सीलरेशन करने के बाद एक समय ऐसा आएगा जो वो सेंटर की ओर गिर जाएगा, है ना, कि उसका एक्सीलरेशन जब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ इसके बारे में क्लियर नहीं कहा गया, तो वो न्यूक्लियर में फॉल कर जाएगा। पर एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जो एटम होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है। तो बात जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि एटम जो है वो तो स्टेबल है, तो फिर इसका एक्सीलरेशन के बाद ये सेंटर में गिर जाएगा, तो फिर एटम का स्टेबिलिटी का क्या होगा, है ना। तो इसके बाद अगला मॉडल जो है वो बताया गया है बोर के द्वारा।
तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसको मिटा दें, तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले बोर्स मॉडल ऑफ एटम। क्या? बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर ने क्या किया, इसमें क्या क्या सुधार किया कि ओनली द सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज द डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, आप देख ले कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट known as discrete orbit of electron are allowed inside the atom. और दूसरा बात इसने क्या कहा कि while revolving in a discrete orbit, इलेक्ट्रॉन do not radiate energy। तो इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इस बात को आप इस तरीके से समझे, ये रहा सेंटर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, और ये जो हम बना रहे हैं इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना जो है पाथ है, उसके बारे में लोग दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बीच वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। अब पहला जो लेयर है उसको हम लोग नाम देंगे के सेल, ठीक है, जहां पे एन का वैल्यू 1 रहेगा। उसके बाद जो दूसरा है के के बाद एल सेल इसको बोलते हैं, जहां पे एन का वैल्यू 2 होता है। तीसरा को एम सेल बोलेंगे और एन का वैल्यू यहां पे 3 होगा। और चौथा सेल को बोलेंगे एन सेल, यहां पे एन का वैल्यू 4 होगा। अब बातों को समझिए कि ये रहा एटम का न्यूक्लियस, और ये जो हम लोग एक एक सर्कल को जो इसका नाम दिए, ये इसका पहला सबसे अंदर का हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम लोग के सेल। उसके बाद वाले को बोलते हैं हम लोग एल सेल। उसके बाद वाले को बोलते हैं एम सेल, जहां पे एन का वैल्यू देखिए बढ़ते जा रहा है। अब बात ये आता है कि आखिर कितने एटम्स, आखिर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिर इन जगहों पे आखिर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज इक्वल टू, इसको याद रख ले, इसका फॉर्मूला है 2n²। अब आप देखिए जब n का वैल्यू हम लोग जब 1 रखेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, यानी पहला सेल में अधिक से अधिक कितना आ सकता है, 2 आ सकता है। अब चलिए n का वैल्यू हम लोग रख लेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 2 हो गया 8, यानी दूसरा सेल में हम लोग को इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन को फिट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब इसके आगे बढ़ेंगे 2 × 3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 9 2 जा 18। इसके बाद तीसरा जो आएगा उसमें 18 गो इलेक्ट्रॉन को करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। अब फिर उसके बाद जब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16 2 जा 32। अब समझिए कि इसके अंदर चारों ओर 32 गो इलेक्ट्रॉन होगा। तो चीजें आपको समझ में आ रही है कि एक सेल के एक जो रहेगा सेल के अंदर कितना रहेगा, जब n का वैल्यू 1 रहेगा तो उसमें बस मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा।
उसके बाद जब सेकेंड सेल जब n बराबर 2 रहेगा उसमें मैक्सिमम जो है अधिक से अधिक 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और तीसरा सेल में अधिक से अधिक 18 को रह सकता है, और चौथा सेल में 32 को। तो ये सारी बातें आपको जब क्लियर हो गई उसके बाद हम लोग कुछ एलिमेंट का नाम लेंगे, इसको मिटा रहे। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सबसे पहला अच्छा उसके पहले न्यूट्रॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं, न्यूट्रॉन्स में जो होता है कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? जेम्स चाडविक। क्या नाम है? जेम्स चाडविक। तो देखिए ये जो इसका मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो दोनों का सम होता है। ठीक है, तो इसमें कोई चार्ज तो रहता है नहीं। तो मास ऑफ ए एटम जो एटम का जो मास होता है वो कैलकुलेट होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो आपको हमने लिख के दे दिया है आगे। ठीक है, इसके बाद कुछ एटम्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जब हीलियम देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये रहा सेंटर, और पहला सेल जो है उसमें 2 लिख दिए, तो ये हीलियम का नोटेशन हो गया। चलिए लिथियम देखते हैं। लिथियम का जो होता है एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक है, तो ये रहा उसका सेंटर। पहला सेल में तो 2 रहेगा और उसके बाद वाले सेल में सिर्फ 1 ही रहेगा, तो ये रहा लिथियम का एटॉमिक मॉडल। आया बात समझ में? अब उसके बाद हम चलिए कार्बन का देख लेते। तो कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो ये रहा इसका सेंटर। चलिए पहला सेल में 2 रहेगा, दूसरा सेल में कितना रहेगा? 4 रहेगा, है ना? क्योंकि 4 + 2 6, तो ये कार्बन का हो गया। अब सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, तो सोडियम Na का होता है 11 एटॉमिक नंबर। तो पहला सेल में रहेगा 2, दूसरा में रहेगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरा में रहेगा 9 10 11। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है कि हम लोग किस तरीके से एटम को उसमें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस चीज को दिखाएंगे। अब बात आता है वैलेंसी के बारे में। किसके बारे में? तो वैलेंसी क्या होता है? देखिए वैलेंसी जो होता है किसे कहते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी। क्या? आउटर मोस्ट सेल में जितने रहेंगे एटम्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन में आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 है। पर और एक बात आप देखें कि कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, देखिए जब 8 या 2 हो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट। मतलब कोई भी जो एटम होता है वो अपना ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। तो 8 में से 4 है, मतलब इस 4 इसका वैलेंसी होगा। कार्बन का वैलेंसी क्या हो गया? 4 हो गया। और सोडियम का आप देख रहे हैं कि बाहर वाले सेल में से 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लिथियम का बाहरी आउटर सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। आप बिना पिक्चर को ड्रॉ किए भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्लोरीन का देखते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। ये फ्लोरीन का सिंबल हो गया। तो चलिए 2 8 10 पर हमको 9 चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा? 7 होगा। मतलब पहला सेल में 2 होगा, उसके बाद कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 होगा। जब 7 हो गया तो उसको 8 होने में कितना चाहिए? बस 1 चाहिए। तो वैलेंसी फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एटम्स की वैलेंसी को निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप
इसके पहले जो चैप्टर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।